हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल और इम्पोर्टेंट दोनों है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण बिहार के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस सेशन में लगभग 200 प्रश्न लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न या तो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके आने के चांसेस आपके आगामी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, बिहार के आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, तीनों जो हैं प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन अभिलेख यानी अशोक के जो अभिलेख थे वो रामपुरवा से, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से और सासाराम से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ही, उपर्युक्त सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि अशोक का लघु शिलालेख एक कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पहला शिलालेख जो है अशोक का वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सासाराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है। तो बिहार से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा है प्राकृत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख जो हैं उनकी लिपि क्या है। तो जो अभिलेख हैं मौर्यकाल के, उनकी लिपि कौन सी है जो बिहार से प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख पाकिस्तान से और ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख है वो भारत से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जगहों से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश। इंपॉर्टेंट है। पटना और गया के क्षेत्र से ऐसे कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं तुगलक वंश के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। टोटल कितने महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे, जिनमें से मगध सबसे शक्तिशाली था। और सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा महाजनपद था अवंती। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं। तो वह है अकबर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली में। 11 नंबर देखिएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज, या फिर कहिए राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वजी। और वजी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। और यहीं पे प्रथम गणतंत्र बिहार में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अंग महाजनपद की राजधानी ये थी चंपा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24 एवं अंतिम तीर्थकर महावीर के जन्म स्थल, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, बिहार के किस जिले में है? तो यह है बिहार के वैशाली जिले में। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? तो इनका संबंध था वजी संघ से। वजी संघ के एक गणराज कुंड ग्राम के सात्विक क्षत्रियों के ये प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? तो फ्रेंड सबसे पहले ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, महावीर की मृत्यु जिसको निर्वाण कहा जाता है ये कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई थी और यहीं पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इस संगीति के अध्यक्ष था स्थूलभद्र ने किया था। याद रखिएगा किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी मैंने बताया स्थूलभद्र ने किया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। 22वें जैन तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो ध्यान रखिएगा 12वें जैन तीर्थंकर, माफ कीजिएगा शायद मैंने 22वें बोल दिया था, 12वें जैन तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, चंपा। नेक्स्ट देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में, निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बृहदत्त तथा जरासंध। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यह गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार और हर्यक वंश की स्थापना इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की सत्ता प्राप्त की। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ए, अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी करवाई थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी। 28 नंबर है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो सही आंसर है इसका ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 29 नंबर देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। निश्चित रूप से इस वीडियो से 8 से 10 प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे।
चलिए प्रश्न पढ़िए। अजात शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो याद रखिएगा, ये जो नर्तकी थी आम्रपाली, ये कहाँ की थी? ये वैशाली की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वैशाली। 30 नंबर देखिए, हरेंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरेंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, और नागदशक जो था ये उदायन का पुत्र था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरेंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो जैसे कि अभी हमने चर्चा किया है कि हरेंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक ने, थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो ध्यान से सुनिएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा इसे राजधानी बनाया। उसके बाद शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया और कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया, और तब से राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र ही रह गई। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कालाशोक। इंपॉर्टेंट है, कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश का था और ये शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। और कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक को काकवर्ण कहा जाता है, तो याद रखिएगा कालाशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़िएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और इसकी अध्यक्ष था सबाकामी ने किया था। किसने किया था? सबाकामी ने। तो फ्रेंड्स, जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप सबको ध्यान रखिएगा। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड, नंद वंश का अंतिम शासक था धानानंद, और इसी धानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित की थी। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन भी, अजात शत्रु। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था धानानंद। 37 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, और इसी ने मौर्य वंश की स्थापना भी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी आक्रमणकारी जो थे उनसे भारत की रक्षा की थी। 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो जो मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। 40 नंबर प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। 41 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो अभी हमने चर्चा किया है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत उसका बेटा
बिंदुसार शासक बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 43 नंबर देखिएगा, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक का धम्म था, तो अशोक का धम्म जो था वो नैतिक आचार संहिता था। 46 नंबर देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक ने अपने धम्म की यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं फ्रेंड। देखिए किस वर्ष की थी, तो अभी हमने चर्चा किया था 10वें वर्ष में शुरू की थी। कहां से? बोध गया से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। क्वेश्चन नंबर 49 भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़िए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना था। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो ये कहा है फाहियान ने। फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 51 नंबर देखिए, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था अशोक ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो 4 गुफे थे ये कौन कौन से थे? बराबर की पहाड़ियों के निकट जो गुफाएं निर्माण कराई गई ये कौन कौन थे? ये थे सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी सेकंड के कहा जाता था, ने डियानिसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्ट्रैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ जो है ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो ये किया आजीविकों ने। 56 नंबर देखिए, अशोक की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। 57 नंबर देखिएगा, देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता था। 58 नंबर देखिएगा, 58 नंबर है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धम दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये किया गया है 9वें अभिलेख में। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 59 नंबर, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रेंड मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर
मगध पर ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी? शुंग वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 60 नंबर प्रश्न है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकोटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो पुष्यमित्र शुंग जो था, इसने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया था, लेकिन बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। तो इसी ने कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। 61 है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेस्ट्रियस का आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन के समय हुआ? तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासन के समय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। 62 नंबर देखिए। 62 नंबर है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो अभी हमने चर्चा किया है कि प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, याद रखिएगा, देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कण्व वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वासुदेव। 65 नंबर देखिएगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ये दिया था अश्वघोष को। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। 66 नंबर है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 67, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? फ्रेंड्स सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, वीडियो को आप बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो किसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था? तो ये कहा था समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा धर्म की प्राचीर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर भी कहा जाता है और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। बिहार में गुप्त वंश के शक्ति के संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 है कि किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मत स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मत स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। और ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी गुप्त काल में ही हुई थी। याद रखिएगा, ये भी गुप्त काल में ही हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। तो ये 6 महीने रहा था। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट जो थे ये पाटलिपुत्र के थे। ठीक है फ्रेंड्स। और आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। इसी ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा में अवस्थित
भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कहिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 77 नंबर देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 78 नंबर देखिएगा, गुप्त संवत आरंभ होता है, तो गुप्त संवत कब आरंभ होता है? तो गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। 79 नंबर देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अभी हमने चर्चा भी किया था कि इसे धर्म की प्राचीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हरिसेन। हरिसेन जो था यह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो अभी हमने चर्चा किया था कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। तो दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 82 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो यह है समुद्रगुप्त की। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किया है? हरिसेन ने किया है। और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासन लगभग 510 से लेकर के 525 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84, कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? ये किसको कहा गया है असंख्य शत्रुओं का विजेता? ये कहा गया है कृष्णगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल बीच में वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा मैं और छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे। हाँ, अब पढ़िए, मगध के किस पूर्ववर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट पर तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो ये जीता था जीवित गुप्त ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 नंबर है कि चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इत सिंह ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 675 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। हर्षवर्धन किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, चीनी यात्री हेनस्वांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री जो हेनस्वांग था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, हेनस्वांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो ये किया था 635 ईस्वी के लगभग में। क्वेश्चन नंबर 90, बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये था गौड़ नरेश शशांक। क्वेश्चन नंबर 91 है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक जो थे ये गोपाल थे और गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और पाल शासक जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक इनमें से कौन था? तो ये था धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 93 है कि आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय
भागलपुर जिले में। 94 नंबर है कि किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करवाया था गोपाल ने। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो इल्तुतमिश बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। इसने 1225 में बंगाल के शासक हिसामुद्दीन ईवज को पराजित करके, याद रखिएगा हिसामुद्दीन ईवज को पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया। तो दरभंगा को या तिरहुत को, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा इसका नाम तुगलकपुर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 98 है कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने किया था। तो तुगलक काल में ही बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित थी, आधुनिक नालंदा जिला के बिहार शरीफ में थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस राज्य और इसकी तत्कालीन राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यह नामकरण बौद्ध विहारों पर आधारित था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, तुर्कों ने या फिर कहें तुगलक वंश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 99 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ से मिलता है। तो ये मिलता है बिहार शरीफ से। क्वेश्चन नंबर 100, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। तो ये मिलता है तबकाते नासिरी, और ये किसकी रचना है, मिनहाज की। याद रखिएगा तबकाते नासिरी में ही बिहार का नाम सर्वप्रथम बिहार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ। तो ये हुआ था सूरजगढ़ का युद्ध, और सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में शेर शाह और बंगाल के शासक महमूद खां के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 102 है कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो शेर शाह ने बेलग्राम अथवा कनौज के युद्ध में, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, इसमें हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 103 नंबर प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है इसका तारीखे दाऊदी। 104 नंबर प्रश्न देखिए, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था। तो ये था सासाराम में। 105 नंबर प्रश्न देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया। तो शेर शाह ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की, सिकंदरी गज एवं सन डंडी का प्रयोग किया और रुपया का प्रचलन किया। तो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में स्थित सासाराम के किला का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला पहला मुगल शासक कौन था। तो 1576 ईस्वी में अकबर ने पटना नगर को जीता था, तत्पश्चात उसने बंगाल को भी जीता। तो सही आंसर ऑप्शन ए, अकबर ने 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो यह आया था अकबर के शासनकाल में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो अभी हमने पढ़ा है कि 1576 में इसने पटना को जीता और उसके जस्ट बाद बंगाल को भी उसने जीत लिया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। 111 नंबर प्रश्न है, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित किया। तो ये किया था मीर कासिम ने। 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो नायब नाजिम को उप नवाब भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, उप नवाब। और प्रथम नायब नाजिम कौन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है राजा राम नारायण।
अगर आखिरी उप नायब नाजिम कहा जाए, उप नवाब कहा जाए, तो आखिरी उप नवाब अलीवर्दी खां था। क्वेश्चन नंबर 113, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये किया था पटना के युद्ध में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पटना के युद्ध में। 114 नंबर देखिए, बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? तो ये किया था फतुहा के समीप। 115 नंबर प्रश्न देखिए, पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का नवाब कौन बना? तो ये बना मीरन। और पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 117 नंबर, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिच था। 118 नंबर है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया? तो ये किया था शाह आलम द्वितीय ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय से 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अनाज भंडारण के लिए किया गया था। गोलघर का निर्माण जॉन गाय स्टीन ने किया था। याद रखिएगा, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? जॉन गाय स्टीन ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे, 22 अक्टूबर 1764 को एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हमने चर्चा किया है हेक्टर मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 122 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो ये किसको किया था? बिहार का नायब दीवान सिताब राय को। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 124 है कि अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या रही थी? तो ये रही थी 1855 से 1857 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो कोल विद्रोह की जो अवधि थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1881 से लेकर 82 के दरमियान रही थी। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी पूर्णिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। 127 नंबर देखिएगा, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन जो था ये कहाँ शुरू हुआ था? पटना में शुरू हुआ था। इसका मुख्य केंद्र जो था पटना में। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद शहीद थे। याद रखिएगा कौन थे? सैयद अहमद शहीद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरूर। नेक्स्ट देखिएगा 128 नंबर प्रश्न है कि भारत में बहाई आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो अभी हमने चर्चा किया सैयद अहमद शहीद ने। 129 नंबर देखिएगा, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1894 ईस्वी में और यह पत्रिका ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके संस्थापक महेश नारायण थे। याद रखिएगा, इसके संस्थापक महेश नारायण थे और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 130 नंबर, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? इस पत्रिका का नाम बदल के बिहारी रख दिया गया। ये समाचार पत्र थी, तो ये कब रखा गया था? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 131 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और ये बिहार के बांकीपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष था R.M. माधोलकर ने किया था। याद रखिएगा, R.M. माधोलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ?
तो ये 1912 में अलग हुआ। और बंगाल का विभाजन 1906 में किया गया था। 133 नंबर देखिए, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। 134 नंबर देखिए, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है मजहरूल हक। 135 नंबर देखिएगा, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये किया गया था जॉर्ज किंगफोर्ड की, लेकिन गलती से बम प्रिंगले केनेडी की पत्नी और उसके पुत्री पर गिर गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस कांड को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। याद रखिए कि 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 137 नंबर, पटना में अनुसूलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो ये क्या था? सचिंद्र सन्याल ने। 138 नंबर देखिए, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये लिया था चंपारण में 1917 में। 139 नंबर पढ़िए, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ये लिया था राजकुमार शुक्ल ने, और इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। 140 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहां चलाया गया? तो ये मोतिहारी जेल में चलाया गया था, मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ये नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये 38वां अधिवेशन था कांग्रेस का, और ये गया में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। CR दास ने किया था, ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास ने। 143 नंबर देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरूल हक ने किया था, पटना में, ध्यान रखिएगा। 144 नंबर है कि 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 145 नंबर देखिए, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई? तो दरअसल 1931 में, माफ कीजिएगा, मुठिया प्रथा कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु एक प्रथा की शुरुआत की गई। इसमें इसका अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को दान देता था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दिया किस आंदोलन के दौरान? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ? तो ये 1925 में जमुनालाल बजाज के द्वारा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो यह था दरभंगा जिला। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? 1931 में, ध्यान रखिएगा, समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी। 150 नंबर देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्या था? स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने चर्चा किया था कि जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, उपर्युक्त दोनों। 152 नंबर देखिए, बिहार से अलग होकर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? तो ये 1936 में बनाया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च 1936 को, 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले प्रधानमंत्री, यानी उस समय जो प्रधानमंत्री होता था वो एक राज्य के लिए होता था, जो अभी मुख्यमंत्री होता है वही कार्य उसका भी था। तो ये कौन थे? ये मोहम्मद यूनिस थे।
154 नंबर देखिए, बिहार में प्रथम सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। 155 नंबर देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। कब रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 156 नंबर, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षी छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह कथन किसकी थी? तो यह कथन सरदार पटेल की थी। क्वेश्चन नंबर 157 पढ़िएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। 158 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? तो ये बनाया था बिहार ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा। और फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था और निश्चित रूप से यहाँ से 8 से 10 प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है, अगर आपने अब तक इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।